ओके। बाकी जो लोग ज्वाइन करते रहेंगे हम उन्हें ऐड करते रहेंगे। हम टॉपिक स्टार्ट कर देते अपना। पिछली बार जो टॉपिक कर रहे थे इंजरीज का, उसके बाद थोड़ा सा रह गया था हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक क्लास से ज़्यादा की जरूरत होती है अगर आपको पूरा फर्स्ट एड पढ़ना हो। लेकिन हम यहाँ पर आपके सिलेबस में जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही सिलेबस का कवर करेंगे। बाकी आपको अगर डिटेल्ड फर्स्ट एड का लेक्चर लेना है तो उसका मैंने पहले वीडियो बना रखा था, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसको देख सकते हो। तो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट एड में सिर्फ आपको एम और इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में भी कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है फर्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड अगर आप जितनी भी बुक्स में देखोगे तो उसमें जो लिखा होता है, जो टर्म लिखी होती है, वो एक टर्म लिखी होती है मेडिकल असिस्टेंट्स। क्या लिखा होता है? इनिशियल मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, तो जितनी भी आप बुक देखोगे उसके अंदर ये चीज लिखी होगी। हालांकि अगर फर्स्ट एड की तुम डेफिनेशन रेड क्रॉस सोसाइटी की देखोगे तो ये नहीं होती है। मेडिकल असिस्टेंट्स सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही देते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वही मेडिकल असिस्टेंट्स देते हैं, मेडिकल प्रोसीजर करते हैं। फर्स्ट एडर कोई मेडिकल फर्स्ट एडर जबकि कोई भी दे सकता है, एक राह चलता हुआ इंसान भी फर्स्ट एड दे सकता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आएगी तो आपने बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। अगर वैसे एग्जाम में जब आएगा, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं ना वो भी तुम्हारे वो भी इसी डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। हालांकि मैं फर्स्ट एड की वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने दी है। वो कहते हैं कि ये इमीडिएट स्किल्ड असिस्टेंस है, ठीक है ना। इमीडिएट स्किल असिस्टेंस है जो विक्टिम को दी जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और कब दी जाती है? बिफोर मेडिकल हेल्प कुड ऑब्टेन्ड। जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती तब तक एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ है उसको हम जो भी हेल्प करते हैं, जो भी असिस्टेंस देते हैं, वो फर्स्ट एड कहलाती है। ये जरूरी नहीं है वो मेडिकल असिस्टेंस हो, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस में मेडिकल प्रोसीजर्स आ जाती हैं और वो सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह ही देते हैं। तो लेकिन फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, जिसको फर्स्ट एड देनी आ सकती है वो फर्स्ट एड दे सकता है। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट एड ही देनी नहीं आती। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका एम क्या है फर्स्ट एड देने का? तो फर्स्ट एड का सबसे पहला एम है कि प्रमोट रिकवरी, यानी कि जिसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी थोड़ी कंडीशन खराब हो जाती है, तो सबसे पहली चीज जो हमने करनी है उसकी रिकवरी करनी है। उसकी जितनी कंडीशन खराब हुई है और खराब ना हो, और खराब क्या उस वो उससे थोड़ा बेहतर कंडीशन में आए, तो उसे प्रमोट रिकवरी कहते हैं। दूसरा प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन उसकी हो चुकी है, जो एक्सीडेंट हो चुका है, जो नुकसान उसे हो चुका है, उसको और होने से रोकना, ये फर्स्ट एड का एम है। और तीसरी चीज है प्रिजर्व लाइफ, उसकी जान बचाना।
ये उसकी जान ना जाए, उसको जो नुकसान हो चुका हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब वो मर ना जाए, बस उसको मरने से बचाना। तो ये 3 एम होते हैं फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड की जो देने की प्रोसीजर होता है वो इसके एक्रोनियम में छिपी है, जिसका नाम है डॉक्टर CABH। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो डी आर मतलब डॉक्टर, यहाँ पर CAB और H। ये पहले डॉक्टर, पहले का बता रहा हूँ, शायद तुम में से कुछ लोगों को पता भी हो, ये ABCH ऐसे लिखा जाता था ये पहले। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है कि इस C को यहाँ से हटा के इधर शिफ्ट कर दिया है। क्यों शिफ्ट कर दिया है? क्योंकि वो शायद C को इम्पोर्टेंट मानते हैं। C जो है एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है फर्स्ट एड देने के लिए। तो इन डॉक्टर ABCH के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। डी का मतलब डेंजर, रिस्पॉन्स, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और हेमरेज। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले डेंजर है। डेंजर डॉक्टर ABCH में डेंजर है। डेंजर का मतलब है कि किसी इंसान को जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है, वो उसके लिए डेंजर है। तो जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि उस डेंजर को हटाना होता है। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मान लेते हैं किसी गाड़ी से हुआ है, तो उस गाड़ी को या उसके आसपास जो भी चीज है उस चीज को हटाना है, ताकि विक्टिम को और ज्यादा नुकसान ना हो। जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका और ज्यादा नुकसान ना हो जाए उस चीज से। तो सबसे पहले डेंजर को हटाना होता है। अगर डेंजर को नहीं हटा सकते तो हमें विक्टिम को हटाना होता है, बड़ा केयरफुली हटाना होता है। और इसको ऐसे नहीं कि जैसे तुमने रोड पे देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गया और उसके बाद लोग आते हैं, लोग इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना हड़बड़ाहट के अंदर वो क्या करते हैं, उसको जैसे मर्जी उठाएंगे। 2 लोग उसका हाथ पकड़ेंगे, 2 लोग उसका पैर पकड़ेंगे और उठा के उसे फुटपाथ पे रख देंगे। ऐसा करने में ज्यादा नुकसान हो सकता है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। अगर मान लो उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई गलत ब्रेन नर्व दब गई तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है जिंदगी भर के लिए। तो हमेशा जो पेशेंट्स होता है, जो विक्टिम होता है, उसको उठाने का तरीका होता है बहुत ही केयरफुली, बड़े ही तरीके से उठाया जाता है ताकि उसको और डैमेज ना हो। तो अगर मान लो उसको बैठा बैठा उठाना है तो उसके ये तरीके हैं जो फोटो में दिखाए हुए। अगर मान लो वो उठ बैठ नहीं सकता, उसे लेटे हुए उठाना, तो उसको लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है उसे उठाने की, बिल्कुल, ताकि उसकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज है डेंजर को हटाना। अगर डेंजर नहीं हट सकता है तो तब पेशेंट को उठाना होता है। आप देखोगे कई बार रोड पे एक्सीडेंट होता है। रोड पे एक्सीडेंट हुआ, अब लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करोगे अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है? तो सबसे पहले आप पेशेंट को उठा के साइड में लेकर आते हो फुटपाथ पे। हालांकि करना ये नहीं होता, करना ये होता है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना होता है। उस जगह से ट्रैफिक ना जाए, इसलिए वहां पे खड़े होके कुछ ऐसा इंतजाम करना होता है कि वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो, ट्रैफिक भी निकलता रहे और पेशेंट भी वहां पर सेफ पड़ा रहे। अगर मान लो गलत तरीके से उसे कैरी कर दिया तो उसकी जिंदगी भर के लिए उसकी जिंदगी यूं समझ लो खराब हो सकती है, वो मर भी सकता है। पैरालाइज ही नहीं हो सकती, वो मर भी सकता है। तो सबसे पहले क्या चीज है, डेंजर को हटाना। अगर डेंजर नहीं हट सकता है, डेंजर कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, तो पेशेंट को रिमूव करना वहां से, ताकि उसे और कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज आती है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये फर्स्ट एड का प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, जो ये स्टेप्स अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले होता है आपको रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि वो बेहोश है या होश में है। और इसको रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए एक टेक्निक आती है जिसे कहते हैं शेक एंड शाउट। ये यहाँ पे देख रहे हो, शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट का मतलब है उसकी बॉडी को शेक करना और शाउट करना, उसका जोर से उसको कुछ बोलना, ताकि वो उसका रिस्पॉन्स करे। जैसे मान लो कि कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हमने उसकी बॉडी को शेक करके पूछना है कि आप ठीक हो, आपका नाम क्या है। कोई भी ऐसा सवाल पूछना जिसका वो जवाब दे। आप पूछोगे आपका नाम क्या है, क्या आप ठीक हो, तो वो जवाब देगा। दो दो सिचुएशन होगी, या तो वो जवाब देगा या नहीं देगा। अगर वो जवाब दे रहा है तो इसका मतलब वो होश में है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है
तो इसका मतलब वो बेहोश है। अगर वो जो जवाब दे रहा है अगर वो होश में है, तो हमें आगे CAB की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे जो हमें CAB जो स्टेप्स है इसकी जरूरत नहीं होती, हम सीधा हेमरेज पे जाते हैं, H पे। लेकिन मान लो अगर वो अनकॉन्शियस है और वो जवाब नहीं दे रहा है, इसका R का जवाब नहीं दे रहा है, तब हम C को देखते हैं, तब हम C को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में C देखेंगे। C होता है सर्कुलेशन। C का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन चेक करने के दो तरीके हैं। आप उसको रेडियल, वैसे तो कई जगह से सर्कुलेशन चेक किया जा सकता है, पर आप उसको रेडियल आर्टरी या फिर ये गले के अंदर जो नस होती है, यहाँ पे इस फोटो में दिखाया हुआ है, इसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप ब्लड सर्कुलेशन चेक कर सकते हो। आप लोगों की क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को रेडियल आर्टरी पे पल्स काउंट करना सिखाया था, जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की थी। तो वो पल्स आप चेक कर सकते हो। अब दो सिचुएशन होगी, या तो वो पल्स चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। अब आप लोगों को याद आ रहा है कि क्यों जो सी है, जो ये सी है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ए से पहले रखा गया है? क्योंकि सी जो है वो सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर्कुलेशन चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट एड के अंदर, कि उसका दिल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है कि ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है? इसका कारण ये है कि जो गले के जो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर मान लो वो रुक गया, तो हमारी बॉडी, हमारा जो ब्रेन है वो 3 मिनट में मरना शुरू कर देता अगर उसको ऑक्सीजन ना पहुंचे। तो जैसे ही आपका सर्कुलेशन रुकता है, वहीं से यूं समझ लो स्टॉप वॉच शुरू हो जाती है 3 मिनट की, टाइमर शुरू हो जाता है 3 मिनट का। और 3 मिनट के बाद आपके ब्रेन सेल्स मरने लग जाएंगे, और एक बार अगर ब्रेन सेल्स मर जाते हैं तो फिर उस इंसान को कोई नहीं जिंदा कर सकता है। ऐसा होता है ना, हार्ट अगर काम करना बंद हो जाए तो आपको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन एक बार काम करना बंद कर दे तो उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। अब हम जानते हैं कि 3 मिनट में वो मरना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले उसका सर्कुलेशन चेक करते हैं। अगर सर्कुलेशन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं, ए पे। लेकिन अगर सर्कुलेशन नहीं चल रहा, तो यहीं से हमें इमीडिएटली CPR देना शुरू करना पड़ता है। CPR क्या होता है? CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। इसको आपने देखा होगा, जो अभी हम आगे इसके बात करेंगे कैसे CPR देते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं और चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, हाथ को उसकी चेस्ट पे रखते हैं और उसके बाद कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेस करने का भी टेक्निक होती है, ये भी फर्स्ट एड में सिखाई जाती है। आपको फिलहाल एक सुपरफिशियल नॉलेज दी जा रही है फर्स्ट एड के बारे में। तो इसमें क्या होता है, 30 टाइम्स आपको कंप्रेस करना होता है और 2 आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी होती है। माउथ टू माउथ दे सकते हो, या फिर कोई इसके लिए डिवाइसेस आते हैं, उन उन तरीके से रेस्पिरेशन दे सकते हो, सांस दे सकते हो। तो ये जो रेशियो होता है 30:2 का रेशियो होता है। 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्पिरेशन। उसके बाद ये जो चेस्ट कंप्रेशन होते हैं 30, इनको इतना देना होता है कि ये 2 इंच से ज्यादा आपकी चेस्ट को कंप्रेस करे। कई बार चेस्ट कंप्रेशन देने में इतना डीप कंप्रेशन देना होता है कि कई बार हड्डियां टूट जाती है, रिब्स की पसली टूट जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने एक दो पसली टूटी और उसके बाद उसकी जान बचा ली, उसका हार्ट काम करने लग गया, तो हड्डी तो बाद में भी जुड़ जाएगी, लेकिन हार्ट में एक बार अगर काम करना बंद कर दे तो फिर इंसान मर ही जाता हमेशा के लिए। तो अगर एक कई बार क्या होता है कि CPR देते हुए एक आधा हड्डी टूट भी जाती है, तो भी वो इंसान अगर बच जाए तो समझ लीजिए आपने उसके साथ जस्टिस कर दिया है। ठीक है। तो जो आप चेस्ट कंप्रेशन देते हो उसकी स्पीड भी बताइए कि पर मिनट 100 टाइम्स की स्पीड से देना होता है। यानी कि 1 मिनट में इतने तेज देना है कि 100 हो जाए कंप्रेशन। लेकिन आपको 100 तो देने नहीं है, आपको तो 30 कंप्रेशन देने। तो इसका मतलब क्या है कि 30 कंप्रेशन जो होते हैं वो करीब करीब 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इतना इतना स्पीड से आपको
कंप्रेशन देना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो इसके बाद 2 आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशंस होती हैं, वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चाहे माउथ टू माउथ दिया जाए या किसी डिवाइस से दिया जाए, वो रेस्पिरेशंस जो होते हैं वो बहुत ऐसा नहीं होता कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं वो पेट भर भर के, फेफड़े भर भर के उसमें रेस्पिरेशन देते हैं। बहुत हल्की रेस्पिरेशन देनी होती है, बहुत हल्की हवा देनी होती है, इतनी कि जितनी एक मोमबत्ती को बुझाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको इतना फिलहाल रखते हैं, ये चीजें याद रखना सर्कुलेशन के। सर हाँ जी बोलो। सर वो बिजली के झटके कब देते हैं? बिजली के झटके तो देखो, बिजली के झटके के लिए तो पूरा डिवाइस वो हॉस्पिटल में ही रखा होता है ना, वो तो हम देते नहीं है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि एक छोटी सी मशीन आई है, ए डी या ए कुछ करके ऐसे है। वो मशीन छोटी सी होती है और वो झटके का ही काम करती है, वो भी इसी वक्त दी जाती है जब हार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वो आजकल वो घरों के अंदर या इंस्टीट्यूशंस या कंपनी होती है वो अपने पास रखती है कि अगर अगर किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट आया या हार्ट अटैक आया तो वो उसको रखते हैं अपने पास, और वो छोटा सा झटका होता है एक, जो हार्ट को दोबारा से रिवाइव कर देता है। तो वो तभी दिया जाता है जब ये हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर होता है, मालूम है आप लोगों को? कोई बताएगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? ओके, कोई बात नहीं। हार्ट अटैक जो होता है वो आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकने लगता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक जब आता है तो वो चेस्ट में बहुत तेज पेन करता है, और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत तेज पसीना आने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है हार्ट अटैक पूरे तरीके से आने से पहले। लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो अचानक से आता है एकदम से। वो जरूरी नहीं है कि किसी की आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो, वो एक फिट इंसान को भी आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है खेल के अंदर, जो फुटबॉलर होते हैं वो सबसे फिट माने जाते हैं। कई एक बार ऐसा हुआ है कि एक आधा बार कि कार्डियक अरेस्ट आ गया है खिलाड़ी को, मैदान में खेलते हुए आ गया। तो जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो इसका मतलब है आपके पास टाइम भी नहीं है, अब आपका हार्ट अचानक से बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, और वहीं से उसके 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वहीं पे ही उसको सीपीआर देना होता है उसी वक्त। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो लेक्चर दे रहे थे। अचानक से ही उनको आया था और उनकी डेथ हो गई थी। देख, शायद आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखना उनकी, कि कार्डियक अरेस्ट कैसे आया था एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो कार्डियक अरेस्ट होता है तब ये सीपीआर या फिर वो जो मैंने बताया वो डिवाइस होता है एईडी करके, एईडी डिवाइस वो इमीडिएटली प्लेस करते हैं और वो उससे एक बिजली का झटका देते हैं ताकि हार्ट को रिवाइव किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप सीपीआर देते हो तो 2 कंडीशन आएगी, या तो आपका हार्ट काम करना शुरू कर देगा या फिर काम करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका काम यही होता है, अगर मान लो हार्ट काम करना शुरू कर देता है तो आप अगले स्टेप पे चले जाते हो एयरवे पे। हालांकि ये जो CAB जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तीनों स्टेप एक साथ चलते हैं। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ करनी होती है CAB। अगर हार्ट काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाते हो H पे, जो लास्ट वाला स्टेप है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे काम करना शुरू नहीं किया CAB से, तो आप क्या करते हो, आपका बस एक ही काम है, जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती, आप सीपीआर देते रहो। क्योंकि जहां पे आपने सीपीआर देना रोक दिया, जहां पे आपने चेस्ट कंप्रेशन करना बंद कर दिया, वहीं से ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होना रुक जाएगा और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और ब्रेन में अगर ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो गया तो वहीं से वो 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो यही होता है कि आप बस सीपीआर देते रहो जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती है, या तो जब तक हार्ट काम करना शुरू ना कर दे, या फिर या फिर वो इंसान ठीक ना हो जाए। और अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप उसको बस ये सीपीआर दे दो जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। ये दो ही चीजें हो सकती है।
इसके बाद एयरवे और इसकी बात करते हैं। CAB में C सर्कुलेशन है। उसके बाद एक मिनट, ये और इसे ऐड कर लेते हैं। हाँ, अगला एयरवे। एयरवे का मतलब है कई बार क्या होता है कि किसी का एयरवे ब्लॉक हो जाता है, हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन एयरवे ब्लॉक हुआ है, तो हमें एयरवे को खोलना होता है। एयरवे सबसे पहले चेक करने का तरीका ये होता है कान को नाक के पास ले जाना ताकि उसकी सांस की आवाज आए, और आंखों से चेस्ट को देखना। चेस्ट का जो ऊपर नीचे हो रही होती है जब हम सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, तो चेस्ट ऊपर और नीचे होती है, तो उसकी तरफ ध्यान रखना। और यहाँ से हमें सर्कुलेशन, इसका एयरवे का पता लग जाता है ये ब्लॉक है या फिर खुला हुआ है। अगर मान लो ब्लॉक है तो उसको खोलने का तरीका ये होता है उसकी चिन को ऊपर उठाना। यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, इस वाले फोटो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चिन को ऊपर उठाना और माथे को नीचे लेके जाना। इससे क्या होता है, ये हमारा जो एयरवे है ये खुल जाता है। यहाँ पर देख रहे हो ये एयरवे ब्लॉक है और यहाँ पर ये एयरवे खुल जाता है। तो ये टेक्निक होती है एयरवे को खोलने की, ठीक है। और बी जो है ब्रीदिंग, बी का मतलब अगर मान लो वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है उसके बाद भी, तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग आप दे सकते हो। माउथ टू माउथ दिया जा सकता है, या फिर ये ऐसा एक डिवाइस आता है जिससे आप जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने साथ रखते हैं, हर कोई तो लेके नहीं घूमता ही है, लेकिन मान लो कई बार एक्सीडेंट ऐसा होता है कि मुंह से खून आ रहा होता है और उस वक्त CPR देना, उस वक्त आप ब्रीदिंग दे नहीं सकते पेशेंट को अगर उसकी जान बचानी है, तो उस केस में क्या होता है आप मुंह पे एक रुमाल रखकर और उसके बाद भी ये ब्रीदिंग दे सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया था ये CAB, ये 3 स्टेप हैं जो एक साथ चलते हैं। आपने सर्कुलेशन, आपने 30:2 का कंप्रेशन और रेस्पिरेशन दिया, एयरवे उसका चेक किया, एयरवे चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो उसको ब्रीदिंग दी है। और ये स्टेप आप घुमाते रहते हो, चलाते रहते हो, चलाते रहते हो, जब तक या तो वो इंसान रिवाइव नहीं हो जाता या फिर मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। तो अगर मान लो यहाँ से उसका हार्ट सर्कुलेशन शुरू कर देता है दोबारा से, तो आपका अगला काम होता है हेमरेज को चेक करना, उसके बॉडी में कहीं पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोकना होता है। हालांकि इसको अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको पहले भी रोक सकते हो, अ, इस स्टेप पे पहले भी आ सकते हो। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप उसको बाद में भी स्टेप्स को कर सकते हो, पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं सर्कुलेशन वगैरह चेक करना उसका। तो हेमरेज अगर मान लो किसी को हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं उसके जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो उसका ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रोकना। उसको आप उस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, अपने हाथ से दबा सकते हो ताकि वहां से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए। कई बार क्या होता है कि खून ज्यादा है तो फिर आप क्या करते सकते हो, कोई साफ कपड़ा उसके ऊपर रखकर और उस पे कंप्रेस कर सकते हो ताकि वहां पे प्रेशर अप्लाई करो ताकि वहां से ब्लड लॉस होना बंद हो जाए। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती है अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरीके से टॉर्निकेट, ये होता है एक तरीके का रस्सी है या कपड़ा लेके, आप पता नहीं उस वक्त तो हमारे पास होता नहीं है ऐसी चीजें, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने पास रखते हैं, एम्बुलेंस वगैरह में होते हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ऐसी कोई रस्सी लेके उसको उस जगह पे बांध दे जहां से ब्लड का फ्लो आ रहा है ताकि वो इंजर्ड पार्ट पे जा ही ना पाए, इसको ब्लड को वहां पे जाने से रोक देना। तो यहाँ पे बांध देंगे हम कस के, कोई रस्सा या कपड़े, रस्सा या फिर कोई कपड़ा वगैरह, तो वो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है उस डायरेक्शन के अंदर। कई बार एक की जगह दो दो भी बांधने पड़ जाते हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना डीप कट होता है। अगर बहुत ज्यादा डीप कट होता है तो उस केस के अंदर ज्यादा रस्सी भी बांधनी पड़ सकती है, ज्यादा कपड़े भी बांधने पड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है, मकसद ये है कि बस ब्लड के फ्लो को उस जगह पे जाने से रोका जाए और ब्लड लॉस को रोका जाए। तो हेमरेज ये है, हेमरेज है पूरी बॉडी को चेक करना कि ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको रोकना। तो ये जो स्टेप्स हैं डॉक्टर ABCH, ये इस तरीके से हैं। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के पास। फिलहाल आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना ही है, तो आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। हालांकि जो अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे किसी को शॉक हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी को कार्डियक अरेस्ट आया,
या किसी ने पॉइजन खा लिया या कोई जल गया, हर केस के अंदर अलग अलग केस के अंदर अलग अलग फर्स्ट एड दी जाती है। लेकिन आप जो फर्स्ट एड का जो फॉर्मूला है, जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है डॉक्टर CABH। ये हर जगह अप्लाई होता है कि ये चीज़ हर जगह फॉलो होती है। इसी के बाद अलग अलग जो सिचुएशन के अंदर फर्स्ट एड दी जाती है वो अलग अलग होती है। फिलहाल आपको इतना ही जानने की जरूरत है, और डिटेल में अगर जानना है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। वो वीडियो आप देख सकते हो, वो डिटेल में आपको वहाँ से डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे फर्स्ट एड दी, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अगर किसी का कोई डाउट है इस क्लास को लेके तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस यूनिट में हमने जितने भी टॉपिक किए हैं उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम क्लास को ख़त्म कर देते हैं। इस यूनिट की पूरी PDF मैंने आपको भेज दी थी पिछले क्लास के बाद। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट एड भी आज हमने कर लिया है। ओके, आई थिंक नहीं है। चलो, अब जो लोगों ने अगर अटेंडेंस नहीं दी है तो वो चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल दें, क्योंकि हम इसके बाद ये क्लास ख़त्म कर देंगे। अगर किसी ने कोई अटेंडेंस नहीं दी है अपनी, चैट बॉक्स में डाल सकता है। आई थिंक सबकी हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो आपका टॉपिक रह गया उस पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।